हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज फिर से क्लास 12th का बायोलॉजी के चैप्टर 2 का वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज देख रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणु धानी यानी बीजांड तथा भ्रूणकोश। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्या क्या कार्य होता है इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम देख लेते हैं। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग होता है जो स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्रीकेसर एकांडपी, एक स्त्रीकेसर एकांडपी या बहु स्त्रीकेसर बहुअंडपी। एक स्त्रीकेसर होगा तो एक अंडपी और बहु स्त्रीकेसर होगा तो बहुअंडपी हो सकते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वह स्त्रीकेसर आपस में संगलित यानी युक्तांडपी हो सकते हैं। स्त्रीकेसर आपस में संगलित होते हैं। बहुत सारे स्त्रीकेसर आपस में संगलित होते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होता है। कोई भी स्त्रीकेसर हो उसमें 3 भाग होता है। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों के अवतरण का काम करता है। वर्तिकाग्र किसका काम करता है? वर्तिकाग्र परागणों के अवतरण का काम करता है। पराग कणों के अवतरण का काम करता है। वर्तिका एक दीर्घकृत पतला भाग है। वर्तिका क्या है? वर्तिका एक दीर्घकृत पतला भाग है। दीर्घकृत कहने का मतलब है दीर्घ अस्थायी। वर्तिका किसी भी पुष्प में होता है वह दीर्घ अस्थायी, मतलब उसका जब तक ले मृत्यु नहीं होगा वह तब तक ले रहेगा। वर्तिका दीर्घ अस्थायी पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। वर्तिकाग्र कहाँ होता है? वर्तिका के नीचे होता है। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा या फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा या फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा यानी कोष्ठक होता है। जहाँ अंडाशय होता है उसके अंदर एक गर्भाशयी गुहा होता है जिसे हम लोग कोष्ठक कहते हैं। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नार स्थित होता है। गर्भाशयी गुहा के अंदर भी एक और चीज़ होता है जिसे हम लोग अपरा कहते हैं या नार कहते हैं, स्थित होता है। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। अपरा स्थित होता है। अपरा उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी, अपरा जिससे उत्पन्न होता है उसे दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। जो अपरा उत्पन्न होता है वह बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसी में का है गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड। गुरु बीजाणुधानी क्या है देख लेते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है, यानी गुरु बीजाणुधानी एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या डंठल होता है। जो गुरु बीजाणुधानी होता है या बीजांड वह छोटा सा संरचना है और एक वृंत या डंठल होता है जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। उसे हम बीजांड वृत्त कहते हैं। यह अपरा से जुड़ा होता है, अपरा या नार से जुड़ा होता है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होता है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होता है। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। जो आवरण होता है वह बीजांड को चारों ओर से घेरा रहता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्रों को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों ओर से घेरे होता है। जो बीजांड द्वार होता है वह चारों ओर से बीजांड को घेरे रहता है।
चारों ओर से घेरे होता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत यानी निभाग यानी कौलाजा होता है। निभाग कौलाजा होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा होता है निभाग यानी कौलाजा, जो कौलाजा होता है वह बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। लोग दिखाएंगे फिर इसको। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है परागण। दूसरा हमारा टॉपिक है परागण क्या होता है, परागण किसे कहते हैं। पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूण कोश में पैदा होता है। पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक क्रमशः परागण एवं भ्रूण कोश में पैदा होता है। चूँकि दोनों एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं, निषेचन संपन्न करने के लिए दोनों आपस में संलयन कर लेता है। नोट, यहाँ नोट में देखिए परागण दो प्रकार के होते हैं। एक में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और दो में पर परागण या संकर परागण जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्वपरागण देखते हैं। स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरेगा तो हम लोग उसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है पर परागण। पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण हमारा क्या होता है, किसे कहते हैं, देखते हैं हम लोग। तो पर परागण यानी पॉलिनेशन। पर परागण का वह प्रक्रिया जिसमें किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरता है तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए पर परागण 4 प्रकार से होते हैं। पर परागण कितने प्रकार से होते हैं। और पर परागण हो गया जो दूसरे से होते हैं, दूसरे माध्यम से होते हैं। पर परागण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। तो चलिए हम लोग एक में देखते हैं। तो हमारा एक में है जल परागण। एक में क्या है हमारा, एक में है जल परागण। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल परागण क्या होता है, जल परागण किसे कहते हैं। परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प का परागकण जल के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है उसे हम लोग पर जल परागण कहते हैं। पर परागण में जल परागण कहते हैं। जब जल के माध्यम से किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है तो उसे हम लोग जल परागण कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा देखिए यहाँ दूसरा है वायु परागण। तो वायु परागण किसे कहते हैं देखते हैं। वायु परागण हम लोग कहते हैं परागण की वह क्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र में वायु के माध्यम से जाकर गिरता है उसे हम लोग वायु परागण की प्रक्रिया कहते हैं। किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है तो हम लोग उसे वायु के माध्यम से अगर गिरेगा तो उसे हम लोग वायु परागण कहेंगे। चलिए हम लोग तीसरा है हमारा यहाँ तीसरा है पशु परागण। तो पशु परागण किसे कहते हैं।
पशु परागण हम लोग किसे कहते हैं। चलिए हम लोग पशु परागण देख रहे थे, तो पशु परागण किसे कहते हैं, क्या होता है पशु परागण, पशु परागण कैसे कहते हैं। पशु परागण क्या है। परागण की वह प्रक्रिया, परागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पशुओं के द्वारा जाकर गिरता है, तो उसे हम लोग पशु परागण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कोई पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पशु के माध्यम से कैसे जाता है, जब वह चढ़ता है तो उसके माध्यम से दूसरे पुष्प में जाकर गिर जाता है, उससे हम लोग पशु परागण कहते हैं। चलिए हमारा चौथा है कीट परागण। कीट परागण किसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कीट परागण। तो कीट परागण क्या है। परागण की वह प्रक्रिया जो किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाकर गिरता है कीट के माध्यम से, तो उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। जैसे कोई कीट एक पौधे पर बैठा है और यहाँ दूसरा पौधा है, तो वह इस पौधे पर से जाकर फिर दूसरे पौधे पर बैठेगा, पुष्प पर बैठेगा, तो इसमें का परागकण इसके में के वर्तिकाग्र में जाकर गिरेगा, तो इसे हम लोग कीट द्वारा परागण कहते हैं, इसे कीट परागण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो गया।